हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने पढ़ाई की थी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड की। ठीक है, आज उसको थोड़ा ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये चीज एक बार आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है ना, बट हम आज इसको वापस ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पार्टिकल है, देखिए पहली बात, इस ग्राफ में यहां पर हम लोगों ने मार्क कर रखा है इस एक्सिस पर पोजीशन वेक्टर, और इस एक्सिस पर हम लोगों ने मार्क कर रखा है टाइम। और हमारा जो पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट होकर के इस पर्टिकुलर पोजीशन से ओरिजिन से स्टार्ट होकर के और इस कर्व पे जाता है यूं। ठीक है, तो पार्टिकल हमारा कर्व पे जा रहा है। अब हम लोग मान लो कि दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को स्पीड कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है सपोज। तो वो हमारा एक तो पोजीशन ये है हमारा, सो दिस पोजीशन विल बी t1, r1। मान लीजिए ये जो हमारा पोजीशन है दिस इज t1, r1, और ये जो पोजीशन है इट इज t2, r2। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन के तक के बीच में हम लोगों को क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एवरेज वेलोसिटी, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज v एवरेज इज इक्वल टू r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अगर आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में स्लोप का फॉर्मूला याद हो, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, स्लोप ऑफ द लाइन जब आपको कैलकुलेट करना होता था, तो स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, आप लाइन पे दो पॉइंट सेलेक्ट करते थे और दोनों पॉइंट्स की x और y कोऑर्डिनेट्स मार्क करते थे, ठीक है ना। और स्लोप ऑफ द लाइन m से जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या हुआ करता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हुआ करता था स्लोप ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास दो पोजीशंस जो है उनको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें, ये जो पोजीशंस है अगर उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें, तो स्ट्रेट लाइन से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों पोजीशंस को, तो ये दोनों पोजीशंस अब इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है। तो यानी कि t2, r2 और t1, r1 हमारे इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, और क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है और जो फॉर्मूला लिखा हुआ r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1, फिर एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, स्लोप को m बोलते हैं या फिर इसको tan थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि अगर इस लाइन की आप स्लोप कैलकुलेट करना चाहो, इस लाइन का अगर एंगल जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है tan थीटा अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, तो इट विल बी सेम r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है ना। तो लेकिन क्योंकि यहां से यहां तक ये लाइन की स्लोप जो है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मानते हैं। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो v एवरेज हमारी क्या हो जाएगी, r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है ना, दिस इज आवर v एवरेज। ठीक है ना, और v एवरेज आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द initial position to the final position on the position time graph। ठीक है ना, v average on position time graph is the slope of the line joining the initial position to the final position on the VT or on the RT ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ती हुई जो लाइन है उसका जो स्लोप होता है वही हमारी एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब अपने एनालिसिस को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वापस वैसे ही ग्राफ मैंने बनाया है और ये पार्टिकल वापस हमारी कर्व पे जा रही है। ठीक है, और मान लीजिए कि हमारे पास वापस दो पोजीशन है जिनके बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो से वो t1 है, r1 है, और ये t2, r2। तो ये दो वैल्यूज, दो पोजीशंस हैं, मतलब दो पोजीशंस हैं, दो इंस्टेंसेस हैं। ठीक है ना, इस पोजीशन के लिए ये इंस्टेंस है और इस पोजीशन के लिए ये इंस्टेंस है, यानी दो पोजीशंस के बीच में मान लीजिए दो इंस्टेंसेस के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है।
तो हम क्या करते हैं, हम लोग उनको कनेक्ट करती हुई लाइन जो होती है उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा कि ठीक अभी हमने सीखा और बेसिक मैथमेटिक्स में भी इस चीज को हमने सीखा था। ठीक है, अब वही काम अगर हम लोगों को करना है इंटरवल को छोटा करके, बोले कि भाई इतना बड़ा इंटरवल मत लो, एक छोटे इंटरवल पर मुझे बताओ, तो मैं इंटरवल को छोटा करता हूं, तो मैं t1 को यहां शिफ्ट कर देता हूं और t2 को यहां शिफ्ट कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो अब हमारा जो इंटरवल है वो छोटा हो गया, तो अब ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी दोनों के बीच में, इन दोनों को कनेक्ट करती हुई। अब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो इन दोनों के बीच की एवरेज वेलोसिटी रहेगी। मान लीजिए इसको t1 डैश और इसको t2 डैश लिख रहा हूं, तो t1 डैश और t2 डैश के बीच में जो अब एवरेज वेलोसिटी आएगी वो t1 डैश और t1 डैश के लिए मान लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन r1 डैश है और t2 डैश के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन r2 डैश है। तो टाइम t1 डैश और t2 डैश के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है या पोजीशन r1 डैश और r2 डैश के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है, v एवरेज इन बिटवीन r1 डैश एंड r2 डैश, अगर मैं लिख करके आपको बताऊं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सो इसकी वैल्यू आएगी r2 डैश माइनस r1 डैश अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश, जो कि जरूरी नहीं है कि किसके बराबर हो, which may not be equal to r2 minus r1 upon t2 minus t1, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब आपको दिख रहा है कि अगर आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को चेंज कर दिया जर्नी के, किसी भी जर्नी में इनिशियल और फाइनल पोजीशन को चेंज कर दिया, तो उन दोनों पोजीशंस के बीच की अब जो नई पोजीशन है उनके बीच की एवरेज वेलोसिटी भी अलग आ जाएगी। जैसे इसको फिजिकली अगर प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें तो मान लो आप यहां से लेकर के स्टेशन जा रहे हो, अब जनरली स्टेशन के पास वाले इलाके में भीड़ ज्यादा होती है, तो यहां से लेकर के स्टेशन तक की एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो थोड़ी सी कम आएगी। लेकिन मान लीजिए आपके घर से स्टेशन तक के बीच में एक हाईवे भी आता है थोड़ी दूर के लिए, तो अब आपने जब आप हाईवे पे चढ़े और जब आप हाईवे से उतरे, उन दोनों इंस्टेंसेस और पोजीशंस को अगर आप ले लो तो उनके बीच की एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कौन से दो पॉइंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं। अगर आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को बदल दिया, पहले आपका ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था, तो उनको जोड़ती हुई जो स्ट्रेट लाइन थी उसका स्लोप जो है वो एवरेज वेलोसिटी आएगा। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन आपने चेंज कर दिया, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो अब इनको जोड़ती हुई लाइन की जो स्लोप होगी वो अब एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो जैसे जैसे हम अपने इंटरवल को चेंज करते जाते हैं, एवरेज वेलोसिटीज भी क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। ये क्लियर है आप लोग को। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी ही कैलकुलेट करें लेकिन इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, मतलब कि ये जो t1 डैश और t2 डैश है इसको हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के करीब ले आए, ठीक है ना, बहुत ही छोटा कर दें। तो बहुत ही छोटा कर दोगे अगर आप लोग, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहां पे t1 डैश है वहीं पर t2 डैश है, ठीक है ना। अब ये आपको मानना है कि t1 डैश और t2 डैश आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, t1 डैश एंड t2 डैश आर ऑलमोस्ट एट द सेम पोजीशन, दैट इज टाइम डिफरेंस इन बिटवीन t1 डैश एंड t2 डैश इज वेरी स्मॉल। इसको आप लिख सकते हो डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब t1 डैश और t2 डैश के बीच की जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटी है, यानी कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t ऑलमोस्ट 0 है, इट इज टेंडिंग टू 0। और वैसे ही अगर आपने मान लीजिए टाइम को करीब ला दिया, अगर आपने देखिए पहले टाइम दूर था तो पोजीशंस भी एक दूसरे से दूर थी, फिर टाइम जब हम लोग करीब ले आए थे तो पोजीशंस भी एक दूसरे के करीब आ गई थी। अब टाइम को बहुत अगर करीब लाए तो पोजीशंस भी बहुत करीब आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो ये पोजीशंस बिल्कुल करीब आ जाएंगी, हालांकि ये सेम पोजीशन नहीं होगी, थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट बहुत करीब आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये पोजीशन जो है मान लीजिए उसको आप कुछ पोजीशन नाम दे दीजिए, से ये हमारा आर वेक्टर है, ये पोजीशन को मैं आर ही बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो यहां पर कि ये, लेकिन ये आर वेक्टर है, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे दो आर है और वो आर इतने करीब हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, वो आर एक दूसरे के इतने करीब हैं, मतलब ये जो डेल्टा आर है ये भी बहुत हमारा छोटा है, दो आर लिखने की यहाँ पे जगह ही नहीं, इतने करीब है वो एक दूसरे के, तो टाइम को बहुत हमने छोटा कर दिया तो आर भी बहुत छोटा हो गया। वो दो आर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनको एक सिंगल पॉइंट आप मान सकते हो, हालांकि वो सिंगल पॉइंट नहीं है,
वेलोसिटी कभी सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइंड ही नहीं होगी, वेलोसिटी के लिए पोजीशन डिफरेंस चाहिए वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए, लेकिन वो पोजीशन डिफरेंस इतना छोटा है कि आप उसको एक सिंगल पॉइंट मान सकते हो। मतलब कि अगर हमने टाइम डिफरेंस को बहुत छोटा कर दिया तो यहाँ पर पोजीशंस के बीच का डिफरेंस भी बहुत छोटा हो जाएगा और ऑलमोस्ट एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस पॉइंट की जो अब वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, अच्छा एक बात बताइए कितने पॉइंट्स है, एक पॉइंट है या दो पॉइंट है? तो दो ही पॉइंट है यहाँ पे अभी भी, क्योंकि दो वैल्यू ऑफ टाइम है, लेकिन वो दो वैल्यू ऑफ टाइम इतने करीब है कि एक वैल्यू ऑफ टाइम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे दो वैल्यू ऑफ टाइम है और एक्चुअली यहाँ पे दो वैल्यूज ऑफ पोजीशंस भी हैं, पर वो इतनी छोटी मतलब उनके बीच की डिफरेंस है कि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब दिख रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं फिर से अगर एक बात समझिएगा आप कि इस पॉइंट पे, ठीक है ना, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो फिर से इस पॉइंट में उन दोनों पोजीशंस को जोड़ती हुई जो लाइन है उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। वो लाइन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों सेम पॉइंट्स ही हैं लगभग। तो वो लाइन जब जोड़ोगे तो दोनों बिल्कुल ही मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाएगा, उनको टच करके निकल जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ होती है, एक पॉइंट यहाँ होती है, तो लाइन यहाँ से यहाँ था, अब दोनों एक ही पॉइंट पे हैं तो लाइन यहाँ से यहाँ गया। अब वो लाइन इतना छोटा होगा आपको दिखेगा ही नहीं, तो लाइन को तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, टैंजेंट दिखेगा। तो इस पॉइंट का जो टैंजेंट होगा वही इस पॉइंट की एवरेज वेलोसिटी देगा इनके बीच की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इन वेरी स्मॉल इंटरवल अगर आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी इन वेरी स्मॉल इंटरवल, तो वो एवरेज वेलोसिटी है क्या, तो अभी भी वही है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जो यहाँ पे था आपका डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, लेकिन इस पे एक लिमिट लगा हुआ है। वो लिमिट ये है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो डेल्टा टी को बहुत छोटा किया तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया और पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब आ गई है, ठीक है। वो इतनी करीब है कि उसको एक सिंगल पॉइंट मान सकते हो और उस पॉइंट की वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में दर्शाते हैं dr बाई dt से। तो एक बात आप ध्यान रखना कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जब लिखोगे इसका मतलब ये होता है कि टाइम इंटरवल हमारा लार्ज है, इसलिए पोजीशन इंटरवल भी लार्ज है, और dr बाई dt का मतलब है कि पोजीशन इंटरवल जो हमारा वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अब जो स्लोप आएगा यहाँ पे dr बाई dt इनफैक्ट क्या है, ये स्लोप ही है, मतलब कि पिछली बार भी एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या थी, स्लोप थी, तो यहाँ पर भी dr बाई dt इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ही आएगा। पर वो स्लोप किसका आएगा, टैंजेंट का, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हम लोगों ने लाइन बनाया था, वो लाइन जब इन दोनों पॉइंट्स को छू रहा था तो पॉइंट्स एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों पॉइंट्स को एक ही जगह पे टच कर दे रहा था वो, और इसलिए टैंजेंट हो जा रहा था। तो इस टैंजेंट का आपको यहाँ पे जब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पे, तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनाओगे उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी के एग्जांपल में देखा था कि अगर हम अलग-अलग इंटरवल सेलेक्ट करें जर्नी के तो स्लोप्स भी अलग-अलग होते हैं, यानी पूरी जर्नी पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ का टैंजेंट का स्लोप देखना पड़ेगा। मान लो आप यहाँ पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ का टैंजेंट का स्लोप देखना पड़ेगा। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप एक एवरेज वेलोसिटी लेते हो तो वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर आप उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की इंस्टैंटेनियस वेलोसिटीज देखते जाओ तो हो सकता है कि वो अलग-अलग वैल्यूज दें। जैसे कि यहां से लेकर के स्टेशन तक जब आप जा रहे हो तो यहां से लेकर के स्टेशन तक की अगर कोई आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो एक सिंगल वैल्यू आएगी। हो सकता है कि आप बोलोगे 5 किलोमीटर पर आवर से मैं गया, लेकिन अगर वो अलग-अलग पॉइंट्स पे आपसे वेलोसिटी पूछे कि भाई जब तुम पोस्ट ऑफिस क्रॉस कर रहे थे स्टेशन आते वक्त उस वक्त क्या वेलोसिटी थी, जब तुम स्टेशन आते वक्त उस पिलर को क्रॉस कर रहे थे उस वक्त क्या वेलोसिटी थी, तो वो उन इंस्टेंसेस की वेलोसिटी होगी, उसी को हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे और उनकी वैल्यूज अलग-अलग आएंगी। तो इन बिटवीन टू पोजीशंस द एवरेज वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू बट द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटीज मे कीप ऑन वैरिंग, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। Average velocity is the slope of the line joining the two positions in the position time graph, and instantaneous velocity at a particular point in the position time graph is the slope of the tangent drawn at that point, ठीक है। So this is very important,
ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं एरिया अंडर द कर्व का, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हमें बार बार जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों की काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हुए। तो अब मान लीजिए कि ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हो वेलोसिटी जो कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रही है, और इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करने का हमारे पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। एटलीस्ट हम ज्योमेट्रिकली इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा कैलकुलस का उपयोग करना पड़ेगा। बट मैं बेस आइडिया दे रहा हूं आपको कि हम करते क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कर्व के अंदर ये वीटी कर्व जो आपको दिख रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, इसके बीच का जो एरिया है वो क्या होगा अगर आपको कैलकुलेट करना, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग बांट देते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा हुआ, फिर ये वाला हिस्सा हुआ हमारे पास, फिर ये वाला हिस्सा हुआ और ये वाला हिस्सा है। तो अगर हम लोगों ने इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और उसके बाद फिर यहां पे इसको ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि हम इसकी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसकी एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इन सब की एरिया हम कैलकुलेट करके और ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसकी जो एरिया है, ठीक है ना, इट इज से, अब यहां मान लीजिए कि आपकी वेलोसिटी है v1, यहां से यहां तक ये वेलोसिटी है v1, और ये जो टाइम है आपका t1 है, मान लीजिए t1, t2, t3, t4, t5, और इसको हम t6 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो एरिया होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, v1 इंटू t2 माइनस t1। मान लीजिए ये वाली वेलोसिटी हमारी v2 है, तो ये वाली एरिया हो जाएगी v2 इंटू t2 माइनस t2, और फिर हम सभी को ऐड कर देंगे, तो इसके इस कर्व के अंदर की एरिया आ जाएगी। लेकिन उसमें एक गड़बड़ी रहेगी। वो गड़बड़ी क्या रहेगी, ये वाली जो एरियाज हैं वो अनअकाउंटेड है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए जो एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उस एरिया के अंदर एरर है, वो एरिया जो है वो एररफुल है। ये क्लियर है आप लोगों को। तो अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए हम लोग एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड करते हैं। और जब छोटे छोटे टाइम इंटरवल में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो फायदा क्या होता है कि ऊपर की जो ये एररफुल वाली जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूं कि मान लीजिए कि वैसा ही हम लोगों ने डायग्राम वापस बनाया, ठीक है ना, ठीक इसी तरह का डायग्राम। और अब अगर हम लोगों ने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया इन स्मॉलर सेगमेंट्स, तो अगर अपने स्मॉलर सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया है, तो आप देखिएगा ऊपर जो एरर वाली एरिया है वो अब कम बचेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया, ये सेगमेंट है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर का जो सेगमेंट है जो अनअकाउंटेड है वो कम बचेगा इसके केस में, ठीक है ना। तो ऊपर जो एरर वाला जो सेक्शन है वो अब इतना सा बच गया है जब हमने इसको छोटा किया है, तो ठीक है। अब आप दोनों को अगर कंपेयर करो तो इसमें बहुत ज्यादा एरर है। इसमें एक वाला जो सेक्शन है वही मिल करके सब यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेटिवली जो एरर ऊपर आ रहा है वो कम है। कम एरर कब आया, जब हम लोगों ने इसको और ज्यादा छोटे हिस्सों में ब्रेक किया। अगर हम लोगों ने बड़े हिस्सों में इसको ब्रेक किया होता तो ज्यादा एरर आ रहा था ऊपर एरिया कैलकुलेट करते वक्त, और छोटे हिस्सों में अगर हम लोगों ने ब्रेक किया तो कम एरर आया एरिया कैलकुलेट करते वक्त। ये क्लियर है आप लोगों को। तो मतलब अच्छा, पहले वाले में आप एरिया कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या लिखोगे, जैसे इसके अंदर क्या लिखोगे आप लोग, तो इट इज v1 इंटू t2 माइनस t1। फिर इसमें क्या लिखोगे आप लोग, इसमें लिखोगे v2 इंटू t2 माइनस t3, और सभी को जोड़ दोगे। यानी कि इनफैक्ट आप लिखोगे v1 इंटू डेल्टा t प्लस v2 इंटू डेल्टा टी ऐसे, और डेल्टा टी की वैल्यूज मान लो हम लोगों ने सेम रख रखी है, बराबर हिस्सों में तोड़ा है तो सभी डेल्टा टी सेम है। तो v1 इंटू डेल्टा टी प्लस v2 इंटू डेल्टा टी एंड सो ऑन। तो इट इज समेशन ऑफ, आप क्या लिखते हैं, vi इंटू डेल्टा टी, i बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू n, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर की एरिया आ जाती। ये क्लियर है आप लोग को। लेकिन इसके अंदर की एरिया कैलकुलेट करते हुए भी हम सेम काम करते हैं, समेशन ऑफ vi इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, एंड i बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू n। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा होती और यहाँ पे n की वैल्यू कम होती। तो n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही हमारी जो एरिया है वो ज्यादा बेटर कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर का जो एरर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
ये क्लियर है आप लोगों को? तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के लिए, मान लो ये कर्व वैसा नहीं, सर्कल वगैरह नहीं जैसा क्लास 10 तक आपने पढ़ा है, कोई आर्बिट्रेरी कर्व है, अननोन कर्व है, तो इसके अंदर की एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, कर्व को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं पहले, ठीक है ना, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में तोड़ते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ करके एक स्ट्रिप की एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, और फिर मतलब कि इन सारी स्ट्रिप्स की एरियाज कैलकुलेट करके और फिर उनको हम लोग क्या कर देते हैं, एड अप कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाता है, एरिया अंडर द कर्व। अब ये वेलोसिटीज आपको पता कैसे चलती है, एक बात मुझे आप बताओ, ये जो वेलोसिटी है आपको पता कैसे चलेगा? तो ये जो है आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए आपको ऐसे बोलेगा v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो आपको बोलेगा v इज इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 2, मान लीजिए उसने ऐसे बोल दिया v को, तो आपको पता है कि यहाँ पे v, यहाँ पे अगर t की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो उसके हिसाब से v की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे मतलब एरिया कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या लिखते हैं एरिया के लिए, तो इट इज समेशन ऑफ, आप क्या लिखते हैं 2t³ प्लस 3t² प्लस 2, ठीक है ना, और इनटू फिर से क्या लिखते हैं आप डेल्टा t, और वही या तो t लिख लेते हैं आप, ठीक है ना, और यहाँ पे i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, मतलब कि जो टाइम का जो सेकंड्स है वो कहां से कहां तक रिकॉर्ड होगा, ये इंटरवल 1 से लेकर के n तक होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, मतलब कि आपको बोलेगा कि इस टाइम में, तो अपने आप उस टाइम वाली वेलोसिटी पता चल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का आपका क्या है, रिलेशन आपको पता है। अब अपने एरिया को अगर हमें और ज्यादा एक्यूरेट करना है तो इसको और छोटा करेंगे हम लोग, और अगर स्ट्रिप्स को बिल्कुल छोटा कर दें, इसको बिल्कुल एकदम इतनी पतली स्ट्रिप्स कर दें कि बिल्कुल ये लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो अब हमारा एरर रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इतनी पतली जब स्ट्रिप्स लोगे तो n की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, और फिर समेशन काम नहीं आएगा, फिर काम में क्या लेना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन काम में लेना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt, ये हमारा एरिया अंडर दिस कर्व हो जाएगा, वेयर I इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt, दिस इज आवर एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व जब हमने कैलकुलेट किया तो इस बात को ध्यान रखना कि एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए समेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू डेल्टा t, i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n। तो हमारी एरिया में कुछ ना कुछ एरर रहेगा, एरिया के अंदर एरर रिड्यूस करने के लिए, इस कर्व के अंदर जो एरिया है उसके अंदर का एरर अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। अब जब आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे, ठीक है ना, अगर हिस्सों को बहुत ज्यादा, अगर ये जो पार्ट्स हैं इनको बहुत ज्यादा अगर आपने स्मॉल कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब आपने बहुत ज्यादा इनको स्मॉल कर दिया तो n किसको अप्रोच कर जाएगी, n इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगी, और जब n इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगी तो अब समेशन काम में नहीं लेंगे, इंटीग्रेशन को काम में लेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt, क्योंकि जब अब छोटे छोटे हिस्सों को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dt से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये छोटा वाला जो हिस्सा है, एक बहुत छोटा सा जो टाइम का हिस्सा होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, dt से रिप्रेजेंट करोगे। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इनटू dt, लेकिन वेलोसिटी पता कैसे चलेगी, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे इस वाली dt में कितनी वेलोसिटी है वो अगर आपको पता करना है तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में, इसलिए लिखा हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो रिलेशन पता रहता हमें। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt, अगर वो वेलोसिटी टाइम कर्व आपको दी हुई है तो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ओके। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर, देखिए अगर आपको अभी भी पूरा प्रोसेस वो अगर आपको नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, चैप्टर बहुत अभी मतलब आगे बचा हुआ है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे चीजें आपके ब्लड में दौड़ने लगेंगी, ये चीजें मतलब कि आपको एक्वाइंट हो जाओगे इन चीजों से, ठीक है ना। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई y और x के बीच में कर्व बना हुआ है, ठीक है ना, कर्व कैसे बनता है, तो एक कर्व ऐसे बनता है कि हमारे पास एक रिलेशन होता है y और x के बीच में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन आपको बता दूं कि y इज इक्वल टू 2x², तो जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो y भी 0 रहेगी, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये क्लियर है। फिर से जब आपके पास अगर x की वैल्यू आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक कर्व आएगा, ये कर्व जो बनता है कैसे बनता है, इसके लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए y और x के बीच में। तो y इक्वल टू 2x² जो आपके पास लिखा हुआ है, y इक्वल टू 2x², इसी को बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है।
y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं yx लिख देते हैं। yx का मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी कर्व हमें दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x, yx, ठीक है ना, वर्सेस x, ठीक है, ये हमारा कर्व दिया हुआ है। इस कर्व के अंदर की एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दिस एरिया is equal to integration of y as a function of x into dx from x1 to x2, x1 से लेकर के x2 तक। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी कर्व दे दे तो उस कर्व के अंदर की एरिया क्या होती है, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x डॉट dx, कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2। तो जनरली आपको जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है तो यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ रहता है, और यहाँ पे आपको ये मान लीजिए कि एक कर्व दे देगा। अब इसके अंदर की जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, तो ये एरिया क्या हो जाएगी जब आप ये एरिया कैलकुलेट करोगे, तो दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt फ्रॉम, ये मान लीजिए t इनिशियल है और ये हमारा यहाँ पे t फाइनल है, तो फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज चेंज इन पोजीशन, r फाइनल माइनस r इनिशियल, जिसको आप डेल्टा r भी बोल सकते हो। तो देयरफॉर डेल्टा r that is change in position, delta r, that is r final minus r initial, is equal to integration of velocity as a function of time dot dt from t initial to t final, ठीक है। that is change in position और displacement, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, displacement vector भी बोलते हैं। तो change in position और displacement is equal to the area under the velocity time graph from t initial to t final, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीजों को अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहां पर वापस, तो चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो नोन एज चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और change in position is equal to the area under the velocity time graph। तो velocity time graph के अंदर की जो एरिया होगी वही हमें क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है या तो चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो इस बात को एक बार और लिख देता हूं ताकि आप बिल्कुल याद कर लो, r फाइनल माइनस r इनिशियल, जो कि डेल्टा r से भी डिनोट किया जाएगा, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। Okay बच्चों, so having discussed all that, now let us determine the relation in between average velocity and instantaneous velocity, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पोजीशन r इनिशियल है, दूसरा पोजीशन है r फाइनल, ठीक है ना। t इनिशियल पे ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, या आपका ऑब्जर्वेशन जो होता है वो t इनिशियल से स्टार्ट होता है और t फाइनल तक जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि पहले हम लोग जर्नी को देखते हैं, जो कि एक्चुअल जर्नी की मैपिंग की गई है, क्योंकि हम लोग कोई एवरेज वेलोसिटी से हमेशा नहीं चल रहे होते, हम लोग चल तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रहे होते हैं, लेकिन उन सारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को अगर एक सिंगल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से रिप्लेस करके बोलना पड़े कि भाई मैं इस वेलोसिटी से आया हूं, क्या बताऊं तुमको कि हर बार मेरी अलग अलग जगह पे क्या वेलोसिटी थी, वो सब बताने की जगह पे एक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बता दूं कि मेरी एवरेज ये वेलोसिटी रही है, ठीक है ना। तो उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, बट हम एक्चुअली चलते एवरेज वेलोसिटी से नहीं है, हम लोग चल किससे रहे होते हैं, हम लोग चल रहे होते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम लोग टाइम t इनिशियल से t फाइनल के बीच में अगर हम
देखते हैं कि हमारी चेंज इन पोजीशन क्या है। सो इट इज एरिया अंडर द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वर्सेस टाइम ग्राफ। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड, वेलोसिटी इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम लोग हमेशा किससे चल रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से ही चल रहे होते हैं। तो मान लीजिए हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना हुआ है और ये हमारी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, ठीक है ना। ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, इसका स्लोप निकाल करके वेलोसिटी मत बता देना आप लोग, ये ऑलरेडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनी हुई है यहाँ पे। इसके अंदर की जो एरिया आएगी वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोजीशन, या तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो जो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डेल्टा आर, ठीक है ना, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल व्हिच इज डेल्टा आर, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v as a function of time dot dt from t initial to t final. So this is change in position or our displacement. ये जो अंदर की एरिया है वही हमारी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है या चेंज इन पोजीशन के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ऐसा ग्राफ ना बना करके हम लोग वही काम करते हैं। मान लीजिए कि आप आधे घंटे में यहां से लेकर के और स्टेशन गए, और स्टेशन की जो डिस्टेंस थी वो मान लीजिए 5 किलोमीटर थी, और आप आधे घंटे में गए यहां से लेकर के स्टेशन तक, तो यानी आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन बीच में थोड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से ही हमेशा चलते हुए जा रहे होंगे, मान लो कोई सामने गाड़ी आ गई, उसको भी 10 किलोमीटर पर आवर से धक्का देते हुए निकल गया, ऐसा नहीं है, बीच में आप रुके भी होंगे, आपकी स्पीड ज्यादा भी रही होगी। तो ये आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जहां बीच में आप कहीं रुके भी हैं, आपकी स्पीड ज्यादा भी है, कम भी रही है, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, इट इज दैट सिंगल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जिसको आप बता दीजिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हो कि भाई मैं इस एवरेज स्पीड से आया हूं या एवरेज वेलोसिटी से मैं आया हूं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसकी भी अगर हम एरिया निकालें वीटी ग्राफ की, ठीक है ना, तो वो भी हमें क्या देगा, पोजीशन ही देगा। लेकिन मान लीजिए कि आप 10:10 पे अपने घर से निकले थे और 10:40 पे स्टेशन पहुंचे हो, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज बताओ या एवरेज वेलोसिटी बताओ, टाइम तो वही रहेगा ना। आप 10:10 पे घर से निकले थे और 10:40 पे स्टेशन पहुंचे हो, बीच में अलग अलग वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज रही होंगी, लेकिन उन्हीं को आप रिप्लेस कर दोगे एक सिंगल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी ने भी आपको कहां से कहां पहुंचाया है, उसी टाइम में 10:10 से 10:40 तक एवरेज वेलोसिटी ने भी आपको कहां पहुंचाया है, आपके घर से स्टेशन, लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रही है, ठीक है ना। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज अलग अलग वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी रही हैं, लेकिन इन्होंने भी 10:10 से 10:40 के बीच में आपको कहां से कहां पहुंचाया है, आपके घर से स्टेशन तक पहुंचाया है, ठीक है ना। तो अब दोनों के बीच में रिलेशन समझना। पहली बात कि वी एवरेज के अंदर का जो एरिया कैलकुलेट आप करोगे, ये तो क्योंकि रेक्टेंगल जैसा आपको दिखता है तो आप डायरेक्ट भी इसको बता सकते हो, लेकिन फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगाओगे तो ये भी वही होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू डेल्टा आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी एवरेज डॉट dt फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। लेकिन क्योंकि v एवरेज कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं वो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। तो v एवरेज आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल क्या हो जाएगा, सिंपली मतलब कि ये v एवरेज बाहर आ गया है एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, तो सिंपली वो t हो जाएगा फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। यानी कि इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो, तो दिस इज इक्वल टू v एवरेज इनटू t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है ना। तो ये आप सिंपली इस रेक्टेंगल की एरिया भी क्या होती है, इट वुड हैव बीन v एवरेज इनटू t फाइनल माइनस t इनिशियल। v एवरेज यहाँ पे ब्रेड्थ है और t फाइनल माइनस t इनिशियल क्या है, लेंथ है, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान देने की यहाँ पे कोशिश करना, t फाइनल माइनस t इनिशियल को आप डेल्टा t भी बोल सकते हो। तो अब ध्यान देना, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। सो एवरेज वेलोसिटी इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी which makes us cover same displacement in same time as would have been covered with the help of instantaneous velocities in the same duration, ठीक है। तो फिर से अगर मैं इसको लिखूं आपके सामने, एवरेज velocity is that constant value of velocity which makes us cover same displacement
in same time as is covered with the help of original instantaneous velocities in the same time. In the same time. तो ये एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन भी है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना अच्छे से। एवरेज वेलोसिटी इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी which makes us cover same displacement in same time as is covered with the help of the original instantaneous velocities in the same time। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप लोग नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपको मैं डेफिनेशन मैथमेटिकल टर्म्स में फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए मैथमेटिकली, यानी कि एवरेज वेलोसिटी ने जो हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी, ये जो v एवरेज थी, इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर कराया है वही डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कराया है, यानी कि दोनों के अंदर की एरिया क्या होनी चाहिए, सेम। अब उसके अंदर की एरिया क्या है, v एवरेज इनटू t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है, वो उसके अंदर की एरिया है एवरेज वाले की। और इसके अंदर की एरिया क्या है, तो इसके अंदर की एरिया अगर आप लोग देखोगे तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt, इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम की फंक्शन है, डॉट dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। अब अगर दोनों साइड हम इक्वेट कर दें तो दोनों साइड इक्वेट करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v as a function of time dot dt from t initial to t final, ठीक है ना, from t initial to t final divided by, किससे डिवाइड करेंगे, t final minus t initial। तो इस बात को ध्यान रखना, this is the relation in between average velocity and instantaneous velocity। so v average is equal to, अगर मैं यहां पे इसको लिखूं, v average is equal to integration of v instantaneous dot dt from t initial to t final upon t final minus t initial। so this is a very important relation। okay, so आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, कल के लेक्चर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। okay, thank you।